हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। लेसन 5 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं चौपाल। गांव के चौपाल में रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है। दूसरे ने कहा अंग्रेज़ों ने हमें सभ्य बनाया। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। तो इस चैप्टर में हम भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिख रहा है, नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र, और नीचे है धातु युग क्या है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि धातु युग क्या है। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। धातु युग में इस काल में ही, नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने धातु का उपयोग जो है आरंभ किया, धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या है, धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। नवपाषाण काल के अंत में धातु युग का आरंभ हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस समय की बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियाँ नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले। दोस्तों, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद आरंभिक मानव जो थे, उन्होंने बर्तन का उपयोग करना कैसे शुरू किया, बर्तन कैसे बनाया और पत्थर के औजार कैसे बनाया, ये सब हमने पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं या फिर सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पहले हम पढ़ेंगे मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है। तो किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगरी, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे लोग दूसरे राज्य और दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। वहाँ पे हर ज़रूरी चीज़ उपलब्ध थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंट के मकान बने हुए थे, पक्की नालियाँ हुआ करती थी और हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिले मकान भी हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, या फिर आप उसको शहरी सभ्यता भी बोल सकते हैं। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की सभ्यता है, और इराक की सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता है। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा जो
एक पीढ़ी के बाद फिर दूसरी पीढ़ी अपनाती है, फिर दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी अपनाती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं संस्कृति। मतलब एक रीति रिवाज, कोई भी परंपरा है और धार्मिक संस्कार है, आर्थिक क्रियाकलाप जो भी है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो जाती रहती है और हर आने वाली पीढ़ी जो है उसको अपनाती रहती है, तो इसको हम संस्कृति बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, यहाँ पे है। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। 150 साल पहले इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलीवीरा प्रमुख हैं। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहरें, मनके, माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियाँ भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता का पता चला है 1921 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर मिली है। हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का पता लगाया राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ब्रजवासी लाल, इनकी खोज करते हैं ब्रजवासी लाल। 1961 में इसकी खोज हुई और ये घग्गर नदी के तट पर है। लोथल रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में इसका पता लगाया गया और ये भोगवा नदी के तट पर है। धौलावीरा RS बिस्ट 1989 से 90 के बीच में इसका पता लगाया गया। चन्हुद्रो गोपाल मजूमदार ने इसका पता लगाया 1931 ईस्वी में, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 से 53 के बीच में रंगपुर सभ्यता का पता लगा और ये मादर नदी के तट पर है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंट से की गई। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता है। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। और ये चित्र दिया गया है हड़प्पा का अन्नगार, मतलब वहाँ पे अन्न रखा जाता था, अन्न का भंडार, जहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा जाता था, उसको हम अन्नागार बोलते थे उस टाइम पे। और इसी तरह कालीबंगा के लोथल जैसे नगरों में भी अग्नि कुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के इमारत, सड़कें और नालियों के बारे में। तो पहले हम देखते हैं नगरीकरण का अर्थ। तो नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है।
नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवश्यक कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता है। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतीहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। तो यहाँ पे नगरीकरण का अर्थ समझाया गया है कि किसी भी जगह को हम नगर कैसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, नगर में क्या क्या होना ज़रूरी होता है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे बिजली होनी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए और शिक्षा, चिकित्सा, वहाँ पे हर व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैसे जगह को हम शहर बोल सकते हैं। तो भारत में नगरीकरण की शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता से। तो अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के इमारत के बारे में। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिलें और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। मकानों में दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। मकानों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर वो गली की ओर खुलते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग धूल मिट्टी मतलब प्रदूषण के वजह से दरवाजे सड़क की ओर ना खोलकर गलियों में खोलते थे। अब यहाँ पे क्या है, सड़क और नालियों के बारे में दी गई है। नगरों में सड़कें और नालियाँ बनी हुई थी और इनके साथ साथ की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियाँ तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों से मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह प्रायताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। तो ये हो गया सड़क और नालियों के बारे में बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था करते थे और नालियाँ जो है पक्की ईंटों के बने हुए थे और उनका साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। सड़कें भी पक्की हुआ करती थी। उस टाइम पे सड़कें पक्की हुआ करती थी, मतलब ईंटों के सड़क बनाए जाते थे। अब यहाँ पे नगरीय जीवन के बारे में है कि वो लोग किस तरह से रहते थे, कौन से किस तरह के आभूषण यानी कि जेवरात वो लोग किस तरह का यूज करते थे और मनोरंजन के लिए किस चीज़ों का यूज करते थे, कौन से साधन थे उस टाइम पे मनोरंजन के लिए। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, वो लोग बहुत बहुमूल्य पत्थरों का यूज करते थे, जो कि बाहर से मंगवाया जाता था, दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया से भी था। मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा नगरों के निवासी सूती वस्त्रों और गर्म वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, यानी जाड़े के मौसम में गर्म कपड़ों का यूज करते थे और गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष जो थे वो बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के साथ तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों के भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह के आभूषण पहनते थे और यहाँ पे हड़प्पाई मोहर के चित्र दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हड़प्पा नगरवासियों का धार्मिक जीवन। वे लोग किसकी पूजा करते थे, तो हड़प्पा वासी जो थे वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। पशु में कौन से जानवर की पूजा करते थे, एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है,
एक गेंडा की पूजा करते थे और कुबड़ वाला साढ़ की पूजा करते थे। हड़प्पा नगर के वासी भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे, भूत प्रेत जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। और हड़प्पा के लोग जब मर जाते थे तो मरे हुए लोगों को वो दफनाते भी थे और जलाते भी थे, और उनका दफनाने का भी तरीका अलग था और जलाने का भी तरीका अलग था। कई लोग ये भी करते थे कि जब लोग मर जाते थे तो उस लाश को छोड़ देते थे ऐसे ही खुले में, और जब उनकी हड्डी बचती थी तब जाके वो उस हड्डी को ज़मीन के अंदर दफनाते थे। तो उनका दफनाने का तरीका और जलाने का तरीका भी अलग हुआ करता था उस टाइम पे। तो यहाँ पे धौलावीरा के बारे में बताया गया और यहाँ पे लोथल के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए, जैसे कि बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। बहुत सारी वजहें बताई जाती है हड़प्पा सभ्यता के विनाश की, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ है। बहुत सारे इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण महामारी है, यानी एक बीमारी के कारण से पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई कंफर्म रीजन नहीं दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति में भी बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोड़वे संस्कृति के नाम से जानी गई। आज भी हम मातृदेवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उस टाइम पे पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, जादू टोना करते थे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग आज भी करते हैं। आज भी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, आज भी हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में होती थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो करते थे उस टाइम पे, वो सब आज भी होता है, और किसी ना किसी सभ्यता में वो सारी चीज़ें अभी तक चली आ रही है और हम लोग भी इसका यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आई होप आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा और इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।